पिछले भाग में हमने देखा टॉम रिडल की यात्रा, जो अपनी अमृता की खोज में अंधेरे जादू की तरफ बढ़ गया। उसने होर्क्रक्स बनाए और हॉगवर्ट्स में अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित किया। अब वह लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बन चुका है। क्या वह अपने खतरनाक सपनों को पूरा कर पाएगा? आइए जानें। यह कहानी है युवा टॉम रिडल की और उसके अंधेरे की ओर आखिरी पड़ाव की। हम जानेंगे कि कैसे उसने नए होर्क्रक्स इकट्ठे किए, अपनी आत्मा को टुकड़ा टुकड़ा करके अलग किया। कॉन्ट फैमिली के आखिरी सदस्य मॉर्फिन को हमेशा के लिए अज़्काबान में बंद कर दिया गया था और रिडल परिवार का पूरा सफाया कर दिया गया था, यहाँ तक कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी। टॉम ने अपने सारे पुराने रिश्तों से नाता तोड़ दिया और एक नया अस्तित्व जन्म ले चुका था। एक काली शक्ति टॉम मार्वोलो रिडल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट अब सामने आ चुका था। सितंबर 1942 हॉगवर्ट्स में एक नया साल शुरू हुआ। टॉम ने डार्क मैजिक के छुपे हुए रहस्यों में गहराई तक उतरना शुरू कर दिया। उसे अमरता की जबरदस्त प्यास थी। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के रूप में उसका मकसद अब एकदम साफ था, दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बनना। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि डम्बलडोर भी नहीं। इस फ्यूचर को असली बनाने का जुनून अब उसकी जिंदगी बन चुका था। अपनी काबिलियत और चालाकी से उसने प्रोफेसर स्लगहॉर्न को भी अपने जाल में फंसा लिया था। वो एक सम्मानित पोशन मास्टर और स्लीथेरिन हाउस के हेड थे, जिनके दिल में हमेशा टॉम की टैलेंट और उसकी पढ़ाई के तरीके के लिए एक खास जगह थी। दरअसल अपनी लगातार रिसर्च के बावजूद टॉम होर्क्रक्स बनाने की लिमिट के बारे में कोई जानकारी नहीं ढूंढ पाया और उसे उम्मीद थी कि प्रोफेसर इस मिस्ट्री के सच बता सकते हैं। किशोरावस्था की नाजुक उम्र में रिडल ने अमृता पाने का सपना देखा ताकि वह नश्वरता की सीमाओं को पार कर सके। उसका मकसद था कई होर्क्रक्स बनाना, जो एक प्राचीन जादू टोने से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट था। हर्पो द फाउल एक प्राचीन ग्रीक डार्क विजार्ड, जिसने सबसे पहले बेसिलिस्क को बनाया, उसी ने सबसे पहले होर्क्रक्स का आइडिया दिया। पहले इसे सिर्फ एक बार करने वाला काम समझा जाता था, इसलिए सदियों तक कई होर्क्रक्स बनाने की कोशिश के संभावित नतीजे अज्ञात रहे, क्योंकि इसे नामुमकिन माना जाता था। होर्क्रक्स बनाने के जादूगर को सबसे पहले अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाना पड़ता था, और ये होता था किसी की हत्या करके। इस कार्य को सबसे बड़ा पाप माना जाता था, जो आत्मा को आध्यात्मिक रूप से चीर देता। केवल एक सच्ची जानबूझकर की गई हत्या, जिसमें कोई पछतावा या अफसोस न हो, इस परिणाम को हासिल कर सकती थी। आत्मरक्षा में की गई हत्या या किसी और की रक्षा के लिए की गई हत्या पर्याप्त नहीं थी, और न ही किसी पर दया दिखाने के लिए की गई हत्या। जिस चीज को आत्मा के टुकड़े का निवास बनाने के लिए चुना जाता, वह लगभग कुछ भी हो सकता था, चाहे वो कोई जीवित प्राणी या जीव हो। 7 नंबर के प्रति अपने जुनून से प्रेरित होकर, जो जादुई मान्यताओं में असीम शक्ति का प्रतीक माना जाता था, रिडल ने अपनी आत्मा को 7 टुकड़ों में बांटने की ठानी, ताकि वो हमेशा के लिए इस नश्वर दुनिया से जुड़ा रह सके। स्लगहॉर्न से सलाह लेते हुए रिडल ने वर्जित ज्ञान की गहराई में उतरकर अपनी साहसिक योजना के लिए सहमति और मार्गदर्शन मांगा। रिडल की असली मंशा से अनजान, स्लगहॉर्न ने अनजाने में इस युवा प्रतिभा को अंधकार की ओर बढ़ने में मदद की। उसे ऐसा ज्ञान दिया जो बाद के वर्षों में उसे परेशान करता रहा। हॉगवर्ट्स में अपने 7वें और अंतिम वर्ष के दौरान टॉम की ऊंचाई पर पहुंचने की यात्रा बिना रुके जारी रही। उसे प्रमुख लड़के का सम्मानित खिताब मिला और उसने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस और यूनिक जादुई कौशल से क्लासमेट्स और प्रोफेसरों को प्रभावित किया। हर परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल करते हुए और पुरस्कार प्राप्त करते हुए उसने अपने नाम को और भी ऊंचा किया, जैसे कि मेडल फॉर मैजिकल मेरिट। रिडल एक शानदार प्रतिभा के रूप में उभरा, जिसे हॉगवर्ट्स की पवित्र दीवारों में से एक ऐसा सम्मान जिसे खुद डम्बलडोर ने भी स्वीकार किया। क्या एक जादूगर शक्ति के किस शिखर तक पहुंच सकता है? किशोरावस्था से ही टॉम रिडल ने मृत्यु के भय को दिल में पाल रखा था। उसे यकीन था कि अगर उसके पास बड़ी शक्ति होती तो शायद उसकी मां की जान बच सकती थी। इस सोच ने उसमें संवनी शक्ति और श्रेष्ठता की चाह को भर दिया। एक नार्सिसिस्टिक मानसिकता की असुरक्षाओं में गहरे डूबा। टॉम उन व्यक्तियों जैसा था जिनमें मनोवैज्ञानिक लक्षण होते हैं, कम उत्तेजना के स्तर और रोमांच की अनंत प्यास, जिसने उसे साधारण सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित किया। टॉम के लिए सीमाओं को पार करना, नश्वर बंधनों को तोड़ना और होर्क्रक्स के रहस्यमय संसार में प्रवेश करना एक अनोखी और लुभावनी चुनौती थी।
यह अजीब है कि जो व्यक्ति इतनी हद तक वर्चस्व पर केंद्रित है वो अपनी जिंदगी को बाहरी वस्तुओं से जोड़ने के लिए तैयार है। अपने भाग्य को वफादार फॉलोअर्स पर छोड़ना या अपनी आत्मा के टुकड़ों को महत्वपूर्ण स्थानों पर छिपाना रिडल के घमंड और आत्मविश्वास को दिखाता है। उसकी होर्क्रक्स योजना की अनोखापन और जटिलता में विश्वास उसकी नार्सिसिस्टिक साइकी की भव्यता का एक बेहतरीन उदाहरण है। ऐसा घमंड उसे उसकी योजनाओं में मौजूद खामियों और कमजोरियों को देखने से अंधा कर देता है, जबकि अमरता के लिए और भी रास्ते मौजूद हैं। वोल्डेमॉर्ट उन्हें इंफीरियर समझता है। उदाहरण के लिए वैम्पिरिज्म को अपनाना निचले सहज ज्ञान और निर्भरता के आगे झुकने का मतलब होगा खुद को रक्तपात की इच्छाओं के विम्स पर छोड़ दे। इसी तरह फिलोसोफर स्टोन पर निर्भर रहना केवल क्षणिक राहत देगा, जो सिर्फ अनिवार्य एक स्थगन के समान। वोल्डेमॉर्ट के लिए वो सच्ची अमरता छिपने में नहीं बल्कि एक शाश्वत विरासत में होती है, जो उसकी अद्वितीय चतुराई और महत्वाकांक्षा का प्रमाण बन सके। हॉगवर्ट्स से ग्रेजुएशन के बाद रिडल ने स्कूल की पवित्र दीवारों से बाहर अपने लक्ष्यों को पूरा करने में कोई समय नहीं गंवाया। हेडमास्टर डिपिट के पास जाकर उसने डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स प्रोफेसर के रूप में नौकरी मांगी, अपने असली इरादे दिल में छिपाए रखते। हॉगवर्ट्स को लेकर टॉम के दिल में एक खास स्थान था। वो इसे अपना सच्चा घर मानता था और चाह रहा था कि भविष्य की पीढ़ियों पर अपना प्रभाव डाल सके, उन्हें अपने गुप्त मकसद में शामिल कर सके। लेकिन डिपिट ने उसे इस पद के लिए बहुत छोटा समझा और भविष्य में दोबारा विचार करने की सलाह दी। हॉगवर्ट्स में एक टीचर के रूप में भर्ती होना उसके प्लान के लिए जरूरी था, ताकि वह हॉगवर्ट्स के फाउंडर्स रेलिक्स को इकट्ठा कर सके, जिन्हें वो अपने 4 भविष्य के हॉर्क्रक्सेस में रखने की योजना बना रहा था। इन वस्तुओं का चुनाव उनकी ताकत के कारण नहीं था, बल्कि इस वजह से कि वे हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी का प्रतिनिधित्व करते थे। वो एकमात्र जगह जिसे टॉम अब भी अपना घर कह सकता था। किले को स्थायी रूप से छोड़ने से पहले रिडल ने चालाकी से हेलिना रेवेनक्लॉ, जो राविना की बेटी और रेवेनक्लॉ हाउस की हाउस कोस्ट और उसकी मां के खोए हुए डिएडम का स्थान बताने के लिए मना ली। अल्बानिया के एक दूरस्थ जंगल में जाते हुए टॉम ने निर्दयतापूर्वक एक किसान की हत्या कर दी, जिसके बाद उसने उस डायडेम में अपनी आत्मा का एक टुकड़ा छिपा लिया, जो उसके तीसरे होर्क्रक्स के निर्माण का प्रतीक था। ब्रिटेन लौटने पर रिडल को कई जगहों से प्रस्ताव मिलने लगे, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में सम्मानजनक पद भी शामिल थे। लेकिन सभी को हैरानी और निराशा में डालते हुए उसने नक्टर्न अराइली के खतरनाक शौक बॉर्जिन एंड बर्ग्स में शामिल होना चुना। ऐसा निर्णय था जिसने जादूगर समुदाय में कई सवाल खड़े कर दिए, जो उम्मीद कर रहा था कि युवा रिडल एक अधिक सम्मानजनक करियर अपनाएगा। वहां रिडल को मनाने की कला का काम सौंपा गया और उसने अपनी अद्भुत चार्म का उपयोग करके जादूगरों को उनकी कीमती मैजिकल आर्टिफैक्ट्स छोड़ने के लिए तैयार किया। यह वही कौशल था जो उसे हॉगवर्ट्स के 4 संस्थापकों के रेलिक्स खोजने की उसकी यात्रा में महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। बॉर्गिन और बर्ग्स में अपने कार्यकाल के दौरान टॉम रिडल ने एक धनवान वृद्ध महिला हेप्ज़िबा स्मिथ के साथ एक संबंध स्थापित किया, जो अपने दुर्लभ कलाकृतियों की डींगे मारने में आनंद लेती थी। 1955 और 1961 के बीच हेप्ज़िबा ने रिडल को अपनी सबसे मूल्यवान धरोहर दिखाई, ए हेल्गा हफलपफ का कप, जिसके वंश से वो संबंधित थी। लेकिन यह सब नहीं था। हेप्ज़िबा के पास एक दूसरा प्राचीन अवशेष भी था, जिसे उसने कई साल पहले बॉर्गिन और बर्ग्स से खरीदा था, और शायद वही चीज थी जो रिडल को सबसे अधिक चाहिए थी, उसके पूर्वज सलाजार स्लीथेरिन का लॉकेट, जो कभी उसकी मां मेरुक का था। अपनी असीम महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर रिडल ने हेप्ज़िबा की जान लेने के लिए एक दुर्लभ पॉइजन तैयार किया और उसकी कीमती चीजें हड़पने के लिए चाल चली। अत्यंत सटीकता के साथ उसने हालात को इस तरह से मोड़ा कि शक उसकी बूढ़ी हाउस हेल्पर पर जाए और उसके दिमाग में झूठी यादें डाल दी। अपने अपराध को छुपाने के लिए श्रीमती स्मिथ की मौत का इस्तेमाल स्टार विजार्ड ने किया हफलपफ के कप में एक नया हॉर्क्रक्स बनाने के लिए। जहां तक स्लीथेरिन के लॉकेट की बात, इसके विवरण धुंधले। कुछ स्रोत मानते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने इसके लिए शायद किसी मामूली मगल को मारा हो, लेकिन जैसा कि अल्बस डम्बलडोर ने अनुमान लगाया था, रिडल अपने हॉर्क्रक्स केवल महत्वपूर्ण हत्याओं के लिए सुरक्षित रख रहा। दुर्भाग्यवश इस व्यक्ति का वोल्डेमॉर्ट के जीवन में क्या महत्व था, यह आज भी अज्ञात है।
आज तक एक रहस्य बना हुआ है। लॉकेट और कप को सुरक्षित करने के बाद रिडल ने बोर्गिन और बर्ग्स की नौकरी छोड़ दी और अपने चुराए हुए खजाने के साथ अंधेरों में गुम हो गया। इस दौरान रिडल ने मना किए गए काले जादू में गहराई से प्रवेश किया, दूर देशों की यात्रा की और खतरनाक गठबंधन बनाया। उसकी आत्मा पर इन पापों का बोझ इतना बढ़ गया कि उसका कभी आकर्षक चेहरा अब विकृत हो गया। होर्क्रक्स बनाने के असर से उस पर काले जादू के निशान उभर आए थे। इसी समय उसने खुले तौर पर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का नाम अपनाना शुरू किया। हिप्जिबा हस्मिथ की मौत के एक दशक बाद रिडल एक बार फिर प्रकट हुआ और अब हॉगवर्ट्स के प्रिंसिपल बन चुके अल्बस डम्बलडोर से डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के प्रोफेसर का पद मांगा। यह पद उसे ग्रीफिंडोर की तलवार, जो इकलौती संस्थापक की निशानी थी जो अभी तक उसके पास नहीं थी, और उसे जानकारी खोजने का मौका दे सकता था, ताकि वह धीरे धीरे नई पीढ़ियों के मन को ढाल सके और अपने अनुयायियों की एक बड़ी फौज खड़ी कर सके। हालांकि डम्बलडोर ने रिडल की इस मासूमियत भरी नकाब के पीछे की असलियत को पहचान लिया। उसकी विनम्रता के पीछे छिपे सच्चे इरादों को समझे। रिडल को खुलकर टोकने में असमर्थ डम्बलडोर ने उसे हल्की सी फटकार देकर वापस भेज दिया, जिससे हॉगवर्ट्स में डार्क आर्ट्स के अस्थायी प्रोफेसरों की एक परंपरा शुरू हुई। अपनी इस असफलता के बावजूद वोल्डेमॉर्ट ने एक मौका पकड़ लिया और अपने एक होर्क्रक्स रेवेनक्लॉ के डायडम को जरूरी थी कमरा में छुपा दिया, जिसे उसने अपने छात्र जीवन में खोजा था। उसकी यह घमंड भरी सोच कि वह अकेला ऐसा जादूगर है जो किले के इस रहस्य को जान सकता है, अंततः उसकी एक घातक गलती साबित होगी। जब हैरी पॉटर उस छिपे हुए होर्क्रक्स को ढूंढ निकालेगा, अपनी नई पहचान को अपनाते हुए रिडल ने अपने फॉलोअर्स की फौज खड़ी करने की मुहिम शुरू कर दी और तब खुद को डेथ ईटर्स कहने वाले फॉलोअर्स की एक सेना तैयार हो गई। कुछ लोग उसके मुगल शासन के विजन से आकर्षित हुए, उसी असंतोष को भुनाते हुए जिसे पहले ग्रिंडेलवाल्ड ने उभारा था, जबकि अन्य लालच या डर के कारण उसके साथ हो गए, वोल्डेमॉर्ट को अपने निजी उद्देश्यों को पाने का जरिया मानते हुए। इस दौरान वोल्डेमॉर्ट ने दिमागों में प्रवेश करने और ही नियंत्रित करने की अपनी क्षमता को और निखारा और वह अब तक का सबसे सक्षम लेजिटिमेस बन गया, जैसा कि सेवेरस स्नेप ने भी स्वीकार किया है। अपनी पीड़ाओं को दूसरों पर डालने में उसे एक प्रकार का सैडिस्टिक आनंद आता है। पीड़ाओं से भरी खौफनाक कल्पनाएं दिखाकर वह अपने शिकारों को पूरी तरह से तोड़ देता, ताकि वे पूरी तरह से उसके अधीन हो जाए और तब जाकर वो अपना आखिरी घातक प्रहार करता। वोल्डेमॉर्ट का उभार अब पूरी तरह हो चुका था। शतरंज की बिसात पर सारे मोहरे सज चुके थे। पहला जादू युद्ध बस शुरू ही होने वाला था।